बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। इजी पैसा आदाब तमाम देखने वालों को। जी स्पोर्ट्स की खुसूसी ट्रांसमिशन एशिया कप के हवाले से, जहां पे अब से थोड़ी देर पहले पाकिस्तान और इंडिया की टीमों के दरमियान मैच खेला गया और इंडिया ने इस मैच को आखिरी ओवर में 5 विकेटों से जीत लिया। पाकिस्तान की टीम पहली मरतबा इंडिया के खिलाफ पूरे 20 ओवर्स भी नहीं खेल सकी और मैच 147 रन बनाने में कामयाब हुई। एक मौके पर पाकिस्तान की टीम स्ट्रगल कर रही थी, 128 पे पाकिस्तान के 9 विकेटें गिर चुकी थी, लेकिन उसके बाद शायद नवाज धानी ने जिस तरह से चार्ज किया और उन्होंने उम्दा बैटिंग का मुजाहरा किया, उसने पाकिस्तान के स्कोर को किसी हद तक काबिल इज्जत मुकाम तक पहुंचाया। लेकिन आखिरी ओवर में अब से थोड़ी देर कबल यहां पर एक जबरदस्त फलकबोज छक्के के जरिए इंडिया ने इस मैच को फिनिश किया और 5 विकेटों से कामयाबी हासिल की। पाकिस्तान इंडिया बिग मैच, हाई वोल्टेज मैच, और आज इसीलिए हमारे स्टूडियो में 2 ऐसी जबरदस्त शख्सियत मौजूद हैं कि अगर मैं पहली शख्सियत की बात करूं तो शायद इस शो का वक्त जो है वो कम पड़ जाए। पाकिस्तान के लिए बहुत ही जबरदस्त क्रिकेट खेली और एक ऐसे दौर में क्रिकेट खेली कि जब स्टार स्टडेड पाकिस्तान की टीम थी और ना सिर्फ उन्होंने पाकिस्तान के लिए इनिंग का आगाज किया बल्कि माजिद सादिक के बाद जिस जोड़ी ने जो सबसे ज्यादा पाकिस्तान में नाम बनाया वो मोहसिन मुदस्सिर का ओपनिंग पेयर था, किसको लोग आज भी याद करते हैं। जब लॉर्ड्स में खेलने गए कि जहां पर आज ही के दिन पाकिस्तान की कोई खुशगवार यादें नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के चंद खिलाड़ियों ने लॉर्ड्स में जो कुछ किया था उसने पाकिस्तान का नाम वहां पर बदनाम किया, लेकिन उससे बहुत अरसे पहले 82 में जो है वो इन्होंने लॉर्ड्स में डबल सेंचुरी स्कोर की और एक ऐसे मौके पे डबल सेंचुरी स्कोर की कि जब पाकिस्तान की टीम को डबल सेंचुरी की जरूरत भी थी। और उसके बाद इनको फिर जो इंग्लिश मीडिया है कि जो अमूमन जो है वो पाकिस्तानी या एशियन प्लेयर्स को इतना ज्यादा लाइक नहीं करता और टैबलाइट जो न्यूज़पेपर है वो हमेशा से पाकिस्तान और एशियन टीमों के खिलाफ न्यूज़ लगाते हैं, उन्होंने इनको लॉर्ड्स ऑफ लॉर्ड्स का खिताब दिया। जब सिलेक्शन कमेटी में आए तो फिर अजहर अली और असद शफीक जैसे प्लेयर्स उन्होंने पाकिस्तान की टीम को दिए, और जब कोचिंग में आए एक मुश्किल वक्त में जब पाकिस्तान के लिए कोई कोच दस्तयाब नहीं था, इंटरिम कोच बने और फिर जो इन्होंने विक्ट्रीज हासिल की, बैक टू बैक फतवाहत हासिल की, ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान में का जो मसाइल हैं जीत के हवाले से वो शायद ख़त्म हो गए। लेकिन फिर कुछ लोगों को शायद इनकी ये कामयाबियाँ समझ में नहीं आई, और अगर मैं ये कहूँ कि हजम नहीं हुई तो शायद गलत नहीं होगा। इनको जिस अंदाज से कोचिंग से हटाया गया अपने लोगों को लाने के लिए, उसके बाद आज तक पाकिस्तान उस तरह से विक्ट्रीज हासिल नहीं कर पा रहा। मेरे साथ मौजूद हैं इंतहाई ज़बरदस्त डैशिंग ओपनिंग बैट्समैन मोहसिन खान साहब। अस्सलाम वालेकुम मोहसिन भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। आपने तो इतना कुछ इतने में सब कुछ समा सर, आपका जो है अचीवमेंट इतनी सारी है पाकिस्तान के लिए, एक सिर्फ शुक्रिया आपका अदा करूँगा, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ। सबसे पहले हमारे यहाँ अभी आप इंट्रोड्यूस करेंगे उनको, ये भी बहुत ही अजीम पर्सनालिटी बैठे हुए हैं, लेकिन अली बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं एक बात से मुझे खुशी सिर्फ इस बात की है कि मैं अल्लाह ताला का इतना शुक्रगुजार हूँ कि बचपन में मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि एज अ प्लेयर या एज अ चीफ सेलेक्टर या एज अ हेड कोच मुझे अल्लाह ताला इतनी इज़्ज़त देगा। तो मैं जितना भी उसका शुक्र अदा करूँ कम है। और मैं पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान क्रिकेट या किसी भी तरह से खिदमत के लिए मैं हर वक्त अपने मुल्क के लिए, जिस पे यकीनी तौर पे हम बात करेंगे। डैशिंग ओपनिंग बैट्समैन मोहसिन खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं और इनके साथ हमारे बहुत ही आपने हमारे अक्सर शोज़ में इनको देखा होगा, पाकिस्तान के 100 वनडे इंटरनेशनल क्रिकेटर, पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट का एक बड़ा नाम और एक ऐसा नाम कि जब जिस तरह बार बार बात की जाती है कि यंग ब्लड लेकर आएंगे, फ्रेश लेग्स लेकर आएंगे, जब इनके डिपार्टमेंट ने यंग ब्लड को आजमाना शुरू किया, फ्रेश लेग्स को आजमाना शुरू किया, उनको मैचेस नहीं खिलाए गए, लेकिन जब इनको मैच खिलाया गया उन नौजवान खिलाड़ियों की पैदर पे नाकामियों के बाद, तो फिर इन्होंने बैक टू बैक सेंचुरीज बनाई और अभी तक वेटरन्स क्रिकेट में एक बड़ा नाम है। महमूद हामिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम महमूद भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। आज को ज्यादा बुजुर्गी आप पे नहीं छाई हुई, ग्लासेस लगा के थोड़ा मोहसिन भाई से तो कंपटीशन नहीं दे रहे? नहीं, कभी कभी न्यू लुक होना चाहिए इंसान का, तो बस जो है जाहिर सी बात है अब बुजुर्गी आ रही है आहिस्ता आहिस्ता, एज जिस तरह ऊपर जा रही है तो लेकिन मोहसिन भाई तो माशाल्लाह जैसे शुरू में 70s में वैसे ही है ऑलवेज हमेशा से, जब क्योंकि हम तो मोहसिन भाई को देख के हमने क्रिकेट खेल देखी है, सुनते थे उस ज़माने में मोहसिन भाई का, जिस तरह के फील्डर थे मोहसिन भाई और जो पर्सनैलिटी मोहसिन भाई की थी, जो मोहसिन भाई फ्लॉपी कैप पहनते थे, तो एक ज़बरदस्त उस वक्त के प्लेयर्स, ठीक है, डैशिंग प्लेयर्स थे और बहुत सीखा हमने, बहुत सीखा। और एक और चीज़, अभी जब महमूद भाई बात कर रहे थे तो मोहसिन भाई की एक बड़ी जो बेदाग पर्सनैलिटी रही है, कभी इनके ऊपर कोई करप्शन का, कभी फिक्सिंग का, कोई इस टाइप के कोई इल्ज़ामात इन पे नहीं लगे, बल्कि इन्होंने टेंटेड प्लेयर के खिलाफ आवाज़ भी उठाई। ये जो इन्होंने फ्लॉपी कैप की बात की, तो इनकी बात से मुझे याद आया कि कभी किसी ने मोहसिन भाई की जो व्हाइट किट होती थी उस पर कभी कोई स्पॉट भी नहीं देखा होगा, हमेशा बड़ी बेदाग इन्होंने
में किट पहनी है। मोहसिन भाई डायरेक्ट मैच पर आ जाते हैं, क्योंकि अगर मैं आपकी बातें करूंगा तो शो का टाइम बहुत कम हो जाएगा कि मैच में क्या हुआ। पहले एक नजर समरी में डालते हैं, फिर आपसे गुफ्तगू का आगाज करते हैं। जरा दिखाइए जी मैच समरी के क्या रहा इस मैच में जो पाकिस्तान और इंडिया की टीमों के दरमियान खेला गया। ये मैच समरी के जहां पे 147 किए पाकिस्तान ने और पूरे 20 ओवर्स भी नहीं खेल सकी। 43 किए रिजवान ने, 28 रन की इनिंग इफ्तिखार की जानिब से। 4 विकेटें यहाँ पे भुवनेश्वर कुमार ने हासिल की, 3 विकेटें हार्दिक पांड्या के नाम रही और 148 रन फिर पाकिस्तान के खिलाफ स्कोर करने में कामयाब रही। 35 रन की इनिंग जडेजा और विराट कोहली की जानिब से सामने आई और हार्दिक पांड्या 33 रन के साथ नाकाबिले शिकस्त रहे। पाकिस्तान ने आज नसीम शाह को T20 कैप दी और वो पाकिस्तान के 96th T20 इंटरनेशनल प्लेयर बन गए कि जिनको पाकिस्तान ने आजमाया। मोहसिन भाई कितना ज़्यादा ये एक अलार्मिंग साइन है पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान पूरे 20 ओवर्स भी नहीं खेल पाया। एज ए बैट्समैन आपको किस तरह से ये पूरा आप एनालाइज करेंगे? बहुत अच्छा सवाल किया आपने अपना अली। देखिए और महमूद, बहुत बहुत शुक्रिया आपके अच्छे अल्फाजों का। आप मैंने माशाल्लाह बड़ी इज्जत से क्रिकेट खेली है। अली अब 2020 का वो ज़माना गया कि कुल्हाड़े चलाने वाला, ये आ गई प्लानिंग की गेम। शुरू के पावर प्ले किस तरह खेलना है, बीच का पोर्शन किस तरह खेलना है, फिर लेके चलना है। और एक बात मैं हमेशा कहता आ रहा था कि देखिए बाबर को बहुत से लोग क्रिटिसाइज भी करते हैं, कभी कभी होता है, लेकिन बाबर को पता है कि अगर मैं शीट एंकर का रोल प्ले नहीं करूँगा तो बीच में जो जिटरीनेस आ जाएगी। आज देखिए वो हुआ कि वो आउट हुआ है तो बीच में हम 20 ओवर भी नहीं खेल पाए। तो उन लोगों को रियलाइज़ करना चाहिए। और 2020 में ख़ास तौर पे अब स्टैंडर्ड ऑफ क्रिकेट जो है इतना ऊपर, फील्डिंग ऊपर चली गई है, बॉलिंग ऊपर चली गई है और कैप्टनसी और प्लानिंग, गेम प्लान इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अली। अगर चाहे वो टेस्ट क्रिकेट हो, वनडे हो या T20। और T20 में एक ज़माना था कि जब कहते थे हार्ड हिटिंग करना, अब नहीं, अब प्लानिंग से हिटिंग करना, किस वक्त करना। और बीच का पोर्शन जो है ना T20 में जब आप बैटिंग कर रहे हो ख़ास तौर पे, बहुत ज़रूरी है कि वहाँ आपको एक स्टेबलाइजेशन मिले कि आप पहले शुरू में। और एक और गलती हम कर जाते हैं कि पावर प्ले को शुरू में समझ के कि भाई इसमें रन बस जल्दी से बस नहीं, विकेट्स लूज़ नहीं करो। भले हमारे 10-15 रन कम हो जो डिमांड है उसके हवाले से, विकेट्स अगर हम लूज़ करेंगे तो बीच में प्रॉब्लम होगी और आखिर में फिर हमको जो एंड ओवर्स होंगे, डेथ ओवर्स जो कहलाते हैं, उस पर फिर हम स्लॉग आउट नहीं कर सकेंगे। अच्छा मौसम भाई, क्या आपको लगता है कि क्या बाबर में इतना रिलाय करता है कि बाबर आउट हो जाए तो हमारी आधी टीम आउट हो जाती है एज एन ओपनर, फिर बाबर पे, क्योंकि आपने प्रेशर को बहुत फील किया, कितना प्रेशर फिर बाबर पे एज एन ओपनर एज ए कैप्टन होता होगा? देखिए मैं इसको ये नहीं कह रहा हूँ कि बाबर के ऊपर ही प्रेशर डालना चाहिए, नहीं, सबको पार्टिसिपेट करना चाहिए। बल्कि मैं एक और बात, यहाँ बड़ी अच्छी बात आपने फिर कही है कि बाबर को चाहिए अपने साथ 5 या 6 नंबर तक 2 प्लेयर और ऐसे तैयार करे कि अगर मैं जल्दी आउट होता हूँ तो एक ऐसा प्लेयर आए कि जो पूरी इनिंग्स को लेके चले, एक एंड से अटैक हो, दूसरी एंड से एक विकेट भी संभाल के रखें। 2 विकेट हमारे जल्दी गिरे, प्रेशर पड़ा, उसकी वजह से फिर 2 जल्दी आउट हो गए, तो इस वजह से हमारे स्कोर कम हुआ। हालांकि आई टेल यू व्हाट, लोग शायद मुझसे एग्री ना करें, इतना अच्छा 20 ओवर की विकेट मैंने बहुत कम देखी है, जिसमें पेस भी था, जिसमें टर्न भी था। इसमें आप देख लीजिए पेसर्स ने भी आउट किया, इसमें स्पिनर्स ने भी आउट किया, स्ट्रोक प्ले भी बड़ा ज़बरदस्त था, बड़ी ज़बरदस्त स्पोर्टिंग पिच थी, लो स्कोरिंग मैच हुआ है। अच्छा पाकिस्तान इंडिया का आपको एक और बात पता है कि यहाँ टीमें नहीं खेल रही होती, यहाँ मुल्क खेल रहे होते हैं, पूरे दोनों मैच है, दोनों मुल्क खेल रहे होते हैं, जिसमें तो इमोशंस बड़े काउंट करते हैं, प्लेयर्स को भी एहसास होता है। हालांकि जब हम खेलते थे, आप यकीन कीजिए, हम ड्रेसिंग रूम में ये बात करते कि हमें जाना है उधर, अपना 100% देना, भूल जाओ और चीज़ को, हम मैच जीतेंगे, हम जीतेंगे, पाकिस्तान जीतेगा। तो अगर आप ये चीज़ दिमाग में रख के खेलेंगे कि पब्लिक देख रही है, वो है पब्लिक। अब देखिए स्टेडियम, जितना पैक्ड स्टेडियम आज था, अब शायद अगले इंडिया के मैच में इतना होगा या आगे भी अल्लाह करे। तो इमोशंस बड़े काउंट करते हैं, लेकिन टीम वो जीतती है जो इमोशंस को कंट्रोल कर लेती है। इंडिया की तरफ से मैं कहूँगा, हालांकि उनकी टीम में बड़ी एक्सपीरियंस है, डेप्थ है, उन्होंने भी आज बड़ा नॉन प्रोफेशनल। मैं आता हूँ इंडिया में, जरा पाकिस्तान की बैटिंग को एनालाइज कर लूँ। महमूद भाई, क्या टॉस बड़ा वाइटल रहा है? क्योंकि लोग ये कह रहे हैं कि अगर टॉस पाकिस्तान जीत जाता तो शायद इंडिया का भी यही हाल होता। बिल्कुल मुझे टॉस के ऊपर था थोड़ा सा कि क्योंकि एक साइकोलॉजिकल प्रेशर डेवलप होने लगता है और पाकिस्तान सेकंड बैटिंग जितना भी कर रहा है अगेंस्ट गुड टीम, तो पाकिस्तान अच्छा चेस करने जा रहा था। अगर आप पिछला मैच भी देखें तो 10 विकेटों से रहा था, बहुत इजी गोइंग हो गया था। लेकिन जब आप पहले बैटिंग कर रहे होते हैं तो आप एक प्लान करके जाते हैं कि हमने 20 ओवर खेलने,
पिच को आपने देखा, आपने एक प्लान किया, एक टारगेट बनाया कि हमने इतने रन करने हैं जो हमारे बॉलर डिफेंड कर सकें। लेकिन जहां आप देखते हैं कि पिच में जाके थोड़ा सा मुश्किल हो रही है, वहां जब बाबर आउट हुआ तो आपका प्लान चेंज होना चाहिए, आपका टारगेट आप कम कर सकते हैं। लेकिन मैंने ये देखा कि हमारे प्लेयर के ऊपर उन्होंने जब बाउंसर्स पे अटैक किया, वहां पर हमारे प्लेयर जो है वो उनका जो मेरे ख्याल से सेकंड प्लान था, बी प्लान, वो जब एग्जीक्यूट हुआ तो हमारे प्लेयर। अच्छा, बाउंसर पे आपने बात की तो एक तो बाउंसर होता है ना कि आपकी रेंज में होता है, हाइट पर होता है। मोहसिन भाई ने भी नया बॉल काफी खेला है, आपने भी जो वन डाउन पे काफी क्रिकेट खेली है। ये क्या आपको लग रहा है कि जो बॉल पड़ के इस पिच के ऊपर राइज हो रहा था और हमारे प्लेयर उस पर पुल करने जा रहे थे? हम पुल नहीं, मतलब बॉल जो है ना वो ऊपर आ रहा था, राइज कर रहा था, हुक और पुल पे जा रहे थे। पुल जब आप मारने जाते हैं तो वो आपके जो आई लेवल तक जो बॉल होता है आप वो पुल मारते हैं, लेकिन जो आई लेवल से ऊपर हो जाता है वो हुक की तरफ चला जाता है। लेकिन वही मैं कह रहा था, हम पुल मारने जा रहे थे और वो ऊपर बॉल जा रहा था, हुक की तरफ जा रहे थे और थोड़ा सा बाउंस था उसके अंदर, वहां पर हमारे प्लेयर ट्रैप हुए और वहां पर हमारे प्लेयर आउट हुए। अब आप खुशदिल को देखें, उन्होंने उसको पूरा प्रॉपर्ली ट्रैप किया है और उस ट्रैप के ऊपर वो आ जाता है। तो यहां पर हमें एज ए बैटिंग कोच मेरे ख्याल से अपने प्लेयरों के साथ हमें बात करनी पड़ेगी, क्योंकि जो हमारा मिडिल ऑर्डर है, ओपनर्स अगर आउट हो जाते हैं तो उसके बाद जो है हमें बड़ी प्रॉब्लम जो है वो हो जाती है। हम एक वो कहना है कि एक प्लेयर होता है, यार ये आया ये निकाल के लेकर जाएगा, हमारे पास ऐसा कोई प्लेयर नहीं है मिडिल ऑर्डर के अंदर। सॉरी टू से, आसिफ अली को हमने इतना हाईली रेट किया है, आज भी जिसने आपके पास 4 ओवर का मतलब होता है 24 बॉल है सर, ठीक है, 24 बॉलों के अगर आपकी 3 अच्छी हिट लग गई, 3 छक्के अगर आप मेरे 18 रन कर जाते हैं यार, टाइम तो लो, आप आते ही उस बॉलर पे जो 3 आउट किए हुए पहले बैठा हुआ, आपने उसको देखा नहीं, आपने हिट मार दी। मुझे ब्रेक पे आना है, लेकिन ये गुफ्तगू जब आपसे बात नहीं करूंगा तो मुकम्मल नहीं हो पाएगी। 20 सेकंड में मुझे जवाब देना है कि क्या सी ऑफ नहीं कर सके हमारे ओपनर नए बॉल को? बिल्कुल सही एनालाइज किया महमूद ने। एक तो आप देखें ग्लाइड कर रहे हैं हम, हुक भी एक आउट हुआ है हुक पे, अदरवाइज ग्लाइड कर रहे हैं, थर्ड मैन खड़ा हुआ है। ग्लाइड कब होता है? जब अपना बहुत तेज बॉलर होता है कि आप ग्लाइड करें तो वो बाउंड्री पार कर जाए, या फिर आप उसमें फोर्स डालते हैं। अब वो ग्लाइड कर रहे हैं, थर्ड मैन पे वो हो गया, आई मीन विच वाज आई थिंक वेरी ऑफ नहीं कर सका। हाँ, तो इस चीज़ को हैंडल करना, वो उन लोगों ने सरप्राइज थोड़ा सा शॉर्ट पे गेंद किया, उस पर एक तरह से ट्रैप हो गया, वो भी एक्सपीरियंस प्लेयर जो कि नहीं होना चाहिए। लोग एक्सपीरियंस प्लेयर ट्रैप हो गए। इस वक्त हम बात करें पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान होने वाले मैच के हवाले से, पिच को भी डिस्कस करेंगे अपने दोनों क्रिकेट एनालिस्ट के साथ, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान अब से थोड़ी देर पहले इख्तिताम पजीर होने वाले मैच के हवाले से। वैसे तो हमारे पास स्टूडियो में एक ऐसी शख्सियत मौजूद है कि लॉर्ड्स में गए तो वहाँ से हीरो बन के सामने आए, इंडिया गए तो वहाँ पे बॉलीवुड के हीरो बन के सामने आए, पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री में गए तो लॉलीवुड के हीरो बन के सामने आए, ड्रामा इंडस्ट्री में आए तो ड्रामा इंडस्ट्री के भी हीरो बन के सामने आए। मोहसिन भाई, इससे पहले कि मैं जरा हार्दिक पांड्या की तरफ आऊँ और महमूद भाई हार्दिक पांड्या की बात करूँ, आपने पाकिस्तान की टीम को यूएई में कोच किया है और लो स्कोरिंग टेस्ट मैच भी आपने जिता के दिया। इस पिच में कोई इतना कुछ था, जिस तरह कहते हैं ना क्रिकेट की टर्म में, क्या कोई सांप लहरा रहे थे, ऐसा क्या था इस पिच के अंदर कि पाकिस्तान के बैट्समैन इब्तिदा से स्ट्रगल करते नजर आए? मैं क्या एक बात कहता जाऊँ यहाँ पे कि दुबई की जो पिच है, अबू धाबी भी अच्छी है, शारजा तो अब लो रहना शुरू हो गया, अबू धाबी भी अच्छी है। दुबई की पिच इतनी ज़बरदस्त पिच है कि अगर बड़ी स्पोर्टिंग पिच है, जहाँ फास्ट बॉलर का भी थोड़ा सा बॉल कैरी करता है, इस पर बॉल भी टर्न होता है, ख़ासतौर पर टेस्ट मैच में, 2020 में और वनडे में तो एक दिन के लिए, तो आई टेल यू व्हाट, इट्स अ ब्यूटीफुल बैटिंग विकेट या स्पोर्टिंग विकेट। अब आज जैसे मैंने कहा कि आज ही जो पिच थी, फास्ट बॉलर को भी बाउंस मिल रहा, बॉल भी ब्रेक हो रहा, बैट्समैन को शॉट खेलने की ऑन द अप भी मिल रहा था। तो क्या नहीं था पिच में? क्या चीज़ नज़र नहीं आई इसमें हमारी तरफ से? नॉन प्रोफेशनलिज्म, नॉन प्लानिंग नज़र नहीं आई। यही चीज़ उनकी तरफ से भी नज़र नहीं आई, विच वॉज वेरी सरप्राइजिंग, बिकॉज वो अपनी क्रिकेट ज़्यादातर प्लानिंग से खेलते हैं। कोहली के लिए मैं कहूँगा कि अगर मैं टीम का कोच होता या कैप्टन होता तो अगले मैच में मैं कोहली को टीम से निकाल देता। इसीलिए तो शायद आपने जो इतनी बड़ी बात की है, शायद इसीलिए तो पाकिस्तान में जो लोग हैं उन्होंने शायद आपको बर्दाश्त नहीं किया कि इतना आप हार्ड डिसीजन ले रहे हैं। कोहली जैसा प्लेयर, आप नाम नहीं देख रहे, आप उसकी परफॉर्मेंस पे बात कर रहे हैं कि मैं निकाल देता बाहर। देखिए, आप मुझे बताइए, आप कितना भी बड़ा नाम हो जाए, कि आप पाकिस्तान से बड़े नहीं हैं। हम कोई
पाकिस्तान से बड़ा नहीं है। मैंने सबको एक मैसेज दे दिया था अपनी टीम में कि टीम के लिए खेलना है, टीम के लिए खेलना है। एक बड़ा अच्छा वाक़या है, वो मैं नहीं सुनाऊंगा, टाइम इसमें काफ़ी जाएगा। तो यूनुस मिसबा से लेके नीचे तक हर लड़के ने अपनी 100% मारी, इसलिए कि मैंने कहा देखो बेटा, इससे बड़ा ऑनर तुम्हारे लिए कोई नहीं, अपने मुल्क के लिए खेलना। तो तुम मुझे अपना 100% दो, कामयाब नाकामयाब वो अल्लाह के हाथ में है, लेकिन अल्लाह भी देखता है कि कौन कितनी मेहनत कर रहा है। हर लड़के ने जान मारी और जो परफॉर्मेंस फिर हमारी हुई, कोहली के लिए जो मैंने बात कही, माशाल्लाह बहुत बड़ा प्लेयर है, बहुत बड़ा नाम है, टीम से बड़ा नहीं है, अपने मुल्क से बड़ा नहीं है। या तो मैं उसको बैठा के समझाता कोच, हालांकि ये जो रोहित शर्मा है, इज़ अ वेरी कूल हेडेड पर्सन, आई नो हिम पर्सनली। तो वो अगर नहीं करता तो कोच कहता कि देखिए आपने अगर टीम के लिए नहीं खेलना, बिकॉज आप एक रोल मॉडल हैं, यू आर वन ऑफ द टॉप प्लेयर बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, आपको रोल मॉडल बनना है अपनी टीम के लिए। आती ही उसने बाहर चला दी, वो स्लिप में ड्रॉप हुआ, फिर उसके बाद इनर एज लगी, ये कर रहा है, वो चाह रहा था किसी तरह उल्टे सीधे मार। यहाँ देख एक डिटर्मिनेशन नज़र ये आती है, कभी भी आपका कप्तान या आपका कोच कभी आपसे नाराज़ नहीं होगा अगर आप अच्छी बॉल पे आउट हो जाएंगे। हिटिंग आउट टाइम आ गया है, तो यहाँ पे भी एक प्लानिंग चाहिए, उस हिसाब से प्लानिंग की बात की है। तो आप खुद मिडिल ऑर्डर बैट्समैन रहे हैं, डोमेस्टिक में आपने रन्स के अंबार लगाए, लेकिन उस ज़माने में मिडिल ऑर्डर इतना मजबूत था कि आपको वो मौके नहीं मिल सके जो आप डिजर्व करते हैं। आज आप जब मिडिल ऑर्डर देखते हैं पाकिस्तान का, कितना दुख महसूस करते हैं इस अंदाज से खेलें? दुख महसूस नहीं होता, लेकिन बात यह है कि उस वक्त तो खैर टॉप क्लास बैट्समैन थे, मिडिल ऑर्डर में जो है जगह बनाना मुश्किल होता था और आपके पास चांस कम होता था। अगर आपको चांस मिला तो यू हैव टू परफॉर्म, अदरवाइज आप जो है आपके लिए 1-2 मैचेस ही होते थे। नाउ डेज मैं देखता हूँ कि लड़कों के पास इतनी अपॉर्चुनिटी है और इतने जिसे कहते हैं कोचेस उसके साथ काम कर रहे होते हैं, ग्राउंड्स इतने अवेलेबल हैं, उसके बावजूद और पैसा बहुत ज़्यादा है, उसके बावजूद लड़का जो है अगर मेहनत नहीं करे और नॉन प्रोफेशनल तरीके से आउट होकर चले जाए, उसको देखें जब क्रंच मैच होता है ना, जब मैं ख्याल से वो हल्की टीम आती है और जो इस तरह की बॉलिंग जिसकी जो प्रेशर नहीं करती, आप उसको मार के आप मैच जिता ले हो। लेकिन जहां पर आपकी जरूरत है, जहां पर आपका क्रंच मैच है, आज नजर आ रहा था, मैंने इतनी नहीं, अगर आप स्टेटस उठा के देख लें, जहां पर आपकी जरूरत पड़ी है वहां पर मैंने दुख इसलिए कहा, बात ये मैं यही कहना चाह रहा हूं, दुख इसलिए मैंने कहा कि जिस अंदाज से खुशदिल आउट हुए, जिस अंदाज से आपके इफ्तिखार इनिंग को बना चुके थे, एस्टैब्लिश कर चुके थे, 28 रन की इनिंग खेल चुके थे, आसिफ अली जिस अंदाज से खेलते हैं, तो ये दुख की बात नहीं है यार। सबसे बड़ी बात बताऊं मैं आपको मोहसिन भाई, एक बात बताऊं, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में है इफ्तिखार नहीं है, अभी तो वो वहां पे खेल रहे थे 11 में एशिया कप में, जो आपका बिग एक टूर्नामेंट है उसके चौथे नंबर पे, उस पे वो टीम के अंदर है और वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट। इट मींस कि आपका जो प्लानिंग है, आपकी फ्यूचर प्लानिंग में वो प्लेयर्स ही नहीं है कि आपको किसको रखना है किसको नहीं रखना, मतलब आप किस तरह लेकर आ जाते हैं, ऊपर से लाके आप प्लेयर को खिला देते हैं। और इन लोगों को इतने चांस मिल गए यार, अब तो डेवलप हो जाओ, कब मैच जिता के दोगे पाकिस्तान? जिस अंदाज से खेलने भी स्क्रीन पे भी देख रहे हो महमूद भाई, बिल्कुल। मुझे अफसोस हो रहा था कि देखें पिचेस आपको हर जगह पे एक जैसी नहीं मिलेगी, जहां पर आपको थोड़ा सा मुश्किल हो रही है यार, अपने आप को अडॉप्ट करो भाई, आप प्रोफेशनल किस बात के हो? अडॉप्शन ही तो होती है एज ए बैट्समैन कि आपने थोड़ा सा टाइम गुजारना है और बॉलर फिर आपको बॉल देता है, लेकिन आप वेट ही नहीं कर रहे हो, आप आते ही बड़ी हिट मारने जा रहे हो। सिर्फ मोहसिन भाई ने जैसे कहा कि छक्के चौके की क्रिकेट नहीं है भाई। नहीं तो उनका स्टेटमेंट नहीं सुना था आपने, आसिफ का स्टेटमेंट सुना था, मैं 100 से 150 छक्के मारने की प्रैक्टिस कर रहा हूं रोजाना। तो मार लिए, आज मारते हैं ना, आउट हुए, देखें किस तरह आउट हुए, देखें क्या हिट मारी है, मतलब आधे ग्राउंड में वो पकड़े जाते, मतलब आप वो वाली बात हो गई कि चल गया, उम्मीदा चल गया तो चल गया, वरना क्या है, वो वाली बात है सर। और जिस दिन चल गया तो ठीक है, छक्के लग जाएंगे। छक्कों से क्रिकेट नहीं होती मेरा भाई, अगर आप 12 रन बनाते हैं, 6 बॉलें करते हैं तो 200 का स्ट्राइक रेट हो जाएगा आपका, ठीक है। लेकिन अगर आप 50 रन करके आते हैं 30 बॉलों पे, तो जो स्ट्राइक रेट थोड़ा कम है, लेकिन वो 50 रन होंगे आपके, वैल्यूएबल होने चाहिए। मतलब अभी आपने कहा कि जो लोग बैठे हैं, अब जो लोग की अगर बात करते हैं तो एस अकॉर्डिंग टू द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बेस्ट पॉसिबल लोग उन्होंने बिठाए वहाँ पे। मोहम्मद यूसुफ एक बड़ा नाम है, वो वहाँ पे मौजूद हैं। सकलैन मुश्ताक एक बड़ा नाम है, वो वहाँ पे मौजूद हैं। शॉन टैट को उन्होंने वहाँ पे रखा हुआ है। तो आपको लगता है ये इतनी कैपेबल नहीं है जो प्लानिंग कर सकें? देखिए, बड़ा नाम होना अलग बात है, समझ होना अलग बात है। यूसुफ के लिए आई हैव वेरी हाई रिगार्ड। यूसुफ बहुत माशाल्लाह बहुत बड़ा प्लेयर रहा है, बड़ा समझदार है। सकलैन भी अच्छा है, लेकिन देखिए होता क्या है, आपने कितनी दफ़ा देखा, एक वो कौन सा हेड कोच था जो बड़े साथ, बकनन कोई इंटरनेशनल प्लेयर नहीं था, टेस्ट प्लेयर नहीं था, दिमाग लगाता था।
मैं ये नहीं बड़ा नहीं बोल रहा हूँ कि मैं कोई इतना बड़ा प्लेयर नहीं था, ठीक है, अल्लाह ताला ने इज्जत दी। मैं लड़कों को मेंटली टफ करता था। देखिए मेंटल टफनेस होती है ना तो पूरा बॉडी टफ हो जाता है, और आपका बॉडी अगर आपके मसल्स बने हुए हैं, यहाँ से आप कमज़ोर हैं तो पूरा बॉडी कमज़ोर है। उस पर मैं एक बात कह, महमूद ने एक बड़ी अच्छी बात की, एक लड़का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है, वो 11 में खेल रहा है, ये एक बैड फीलिंग क्रिएट करता है टीम के अंदर, ये एक यूनिटी ख़राब करता है। और कोहली के लिए एक बात कहता जाऊँ, उसके जो मैं कहा था कि मैं उससे, वो स्ट्रगल कर रहा है, उसने काफ़ी देर से रन्स नहीं किए। जब उसने देखा कि उल्टे सीधे मार के उसने 20-25 क्रॉस कर लिया था, उसको फिर चाहिए था कि गेम ख़त्म करता जाके आके कि यार ठीक है, इसके ऊपर बुरा वक्त था, उससे निकला हल्का सा ये, उसके बाद इसने जाके 20 ओवर खेले, 60 किए, 70 किए, 80 किए। तो इस वजह से मैं कहता हूँ कि अब गिव योर 100% टू द टीम, स्पेशली अली व्हेन यू आर प्लेइंग फॉर योर कंट्री। इससे बड़ा ऑनर आपके लिए नहीं है और इससे बड़ी क्रिकेट नहीं है। पिच में कुछ नहीं था, ब्यूटीफुल स्पोर्टिंग पिच थी, टफ मैच था, और जैसे मैंने कहा आज 2 टीमें नहीं, 2 मुल्क खेल रहे थे, 2 मुल्क खेल रहे थे, जिसके पूरे इन्वॉल्व होता है। मैं एक छोटा सवाल है, ब्रेक पे आना है, जो ताहिर रशीद है जो PNSC से खेले हैं, वो ताहिर रशीद जो PNSC से, सॉरी महमूद रशीद, उमर नहीं, जो भी PNSC से बैट्समैन खेले, ताहिर महमूद जो खेले, वो एज ए बैट्समैन खेले सारी जिंदगी, एज ए बॉलर खेले? ताहिर महमूद मेरे साथ नहीं खेले। नहीं, आप क्या जानते हो एज ए बैट्समैन? ऑफ स्पिनर तो मतलब एज ए बैट्समैन जानते हैं ना। एज ए बैट्समैन ये हमारी क्रिकेट का अलमिया है कि महमूद हामिद जो डोमेस्टिक क्रिकेट का एक बड़ा नाम है, वो ये बात कह रहे हैं कि ताहिर महमूद एज ए बैट्समैन सारी जिंदगी खेले। हमने इतनी 18-20 साल से क्रिकेट कमेंट्री में कवर करते हुए टाइम हो गया, हम ताहिर महमूद को लियाकताबाद ईगलेट्स से खेलता हुआ देख रहे हैं, PNSC से खेलता हुआ देख रहे हैं एज ए बैट्समैन, लेकिन सिंध की टीम ने उनको बॉलिंग कोच रखा है। ये है हमारी असल क्रिकेट। मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक, और हम आज डिस्कस कर रहे हैं पाकिस्तान के स्टाइलिश ओपनिंग बैट्समैन, लॉर्ड्स के हीरो, बल्कि लॉर्ड्स ऑफ लॉर्ड्स मोहसिन हसन खान साहब से, और पाकिस्तान के 100 वनडे इंटरनेशनल क्रिकेटर महमूद हामिद साहब से पाकिस्तान इंडिया इस एशिया कप के इनकाउंटर को। महमूद भाई, ब्रेक पर जाने से पहले बात कर रहे थे कि जिस तरह भी बात हो रही थी, शॉन टैट हमारे ये बॉलिंग कोच लाए, ये क्या स्ट्रैटेजी क्या होती है, विजन क्या होता है कि किसी को इंडक्ट करना है? जैसे मोहसिन भाई 3 कंटिन्यूस सीरीज जीते, कॉन्जिक्यूटिव सीरीज जीते, ये नहीं कि सामने बैठे हैं। पाकिस्तान की टीम एक विनिंग स्ट्रीक पर आ गई थी, अच्छा खेल रही थी, अचानक से इनको चेंज कर दिया जी, क्वालिफाइड कोच चाहिए। लाने निकालने का क्राइटेरिया क्या है? देखो, क्वालिफिकेशन लेना इज अ पार्ट, लेकिन क्रिकेटिंग सेंस बहुत जी आपकी इंपॉर्टेंट होती है। इस लेवल ऑफ क्रिकेट के अंदर आपको प्लानर चाहिए, आपने डेवलप नहीं करना होता वो प्ले। डेवलपमेंट कोचेस तो अलग हैं जो अकेडमीज में बैठे हुए हैं, अगर आप जो प्लेयर आउट होता है, जो इन्फॉर्म होता है, जो उसमें गलतियां होती हैं, वो अकेडमीज में भेजा जाता है, वहाँ पर वो उस पर डेवलपमेंट का काम होता है कि क्या गलती कर रहा है, किसकी वजह से इसको प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन जब टूर्नामेंट हो रहा होता है या आप सीरीज खेल रहे होते हैं, वहाँ डेवलपमेंट थोड़ी होती है, वहाँ तो आपको जो है रिजल्ट ओरिएंटेड कोच चाहिए जो कि आपको फुल सपोर्ट करे, जो आपको थ्रोटल लगवाए, मतलब फुल थ्रोटल के साथ आप आए। अब यहीं से सवाल बनता है, उमर रशीद को किस कैटेगरी में रखेंगे जो वहां पे इस टीम के साथ हैं? देखिए, मैं इस पे अभी बहुत अर्ली हो जाएगा, लेकिन उमर रशीद जो है वो मेरे ख्याल से ओवरऑल जो है वो डेवलपमेंट कोचेज हैं में आते हैं। वो उनकी अगर आप कहीं भी अगर आप कोचिंग उठा के देख लें, वो इतने जैसे रिजल्ट ओरिएंटेड कोच नहीं है। मेरे ख्याल से बॉलर्स के साथ काम जरूर कर सकते हैं, लेकिन ऑफ सीजन में, मतलब अगर आपने किसी को एडजस्ट करना, वो अलग है एक चीज। यहाँ पे जो उनको शॉन टैट के साथ रखा, एडजस्ट किया, ये जरूरत थी? आई डोंट थिंक सो। जब आपने इतनी बड़ी वो रखी हुई है, सकलैन मुश्ताक को भी है, वो हेड कोच हैं आपके, मोहम्मद यूसुफ भी हैं, शॉन टेट भी हैं, शाहिद असलम भी। तो शाहिद असलम का क्या काम है वहाँ पे? अगर उमर रशीद, तो शाहिद असलम भी तो फास्ट बॉलिंग कोच हैं, वो भी तो लेवल 4 कोच हैं, तो फिर आपने उमर रशीद को क्यों इंडक्ट किया? इट मीन्स के अगर एक के किसी को डाला है वो एक अलग चीज़ है, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि मैं इतना बिलीव नहीं करता, क्योंकि ड्रेसिंग रूम के अंदर जितने कम लोग हों मैं समझता हूँ उतना अच्छा होता है। ठीक है, जितने कम लोग हो उतना अच्छा। लेकिन मेरे साथ इस वक्त एक ऐसी शख्सियत मौजूद है कि मैंने प्रोग्राम की इब्तिदा में कहा था कि आज का दिन पाकिस्तान के लिए कुछ ज़्यादा अच्छा दिन नहीं रहा था 2010 में, क्योंकि पाकिस्तान के 3 जो प्लेयर थे वो लॉर्ड्स के मैदान पर स्पॉट फिक्सिंग में है कि जब वो पकड़े गए थे, उस वक्त पाकिस्तान की टीम टेस्ट मैच है खेल रही थी। और मौसम भाई उस वक्त आप कोच थे, मैं उस वक्त रेडियो में कमेंट्री कवर कर रहा था, सिलेक्टर था उस वक्त आप टीम के साथ ही थे ना, पीसीबी के साथ ही थे, और पाकिस्तान की टीम खेल रही थी टेस्ट में।
किस तरह से फिर मैनेज करना होता है कि मेंटल टफनेस की जो आपने बात की है, किस तरह से आपने यकीनी तौर पर प्लेयर्स के साथ फिर बात भी की होगी, एक मुश्किल दौर था, आप हमेशा से टेंटेड प्लेयर के खिलाफ भी रहे, कैसे आपने टीम को निकाला था? देखिए, मैं आपने सवाल अच्छा किया, लंबा जवाब नहीं दूंगा, कोशिश करता हूँ छोटा जवाब दूँ। लॉर्ड्स में आपने जैसे कहा, परवरदिगार ने जिस तरह मुझे इज़्ज़त दी वहाँ पे, लॉर्ड्स पे मुझे ख़ास तौर पे एक तो हमारा क्रिकेट बोर्ड में जो भेज रहा था, फिर इंग्लैंड का जो उस वक्त प्रेसिडेंट था जाइल्स क्लार्क, उसने मुझे बुलवाया था ख़ास तौर पे कि हम मोहसिन को ऑनर करना चाहते हैं लॉर्ड्स पे। लॉर्ड्स पे जब ऑनर कर, जब हम लंदन पहुँचे, चेक इन किया, टीवी खोला तो वहाँ तो धमाका मचा हुआ था कि ये स्पॉट फिक्सिंग में 3 प्लेयर्स ऐसे हो गए। आप यकीन कीजिए अली, उसी वक्त मैंने एजाज बट चेयरमैन को फ़ोन किया, मैंने कहा सर मैं इस काबिल नहीं हूँ कि मैं उस ग्राउंड पे जाऊँ और मैं नज़रें नीचे कि मैं गोरों के साथ नज़र ना मिला सकूँ, मैं वापस आना चाह रहा हूँ फ़ौरन, मैं सवाल ही नहीं पैदा मैं जाऊँ, मुझे आप कल ही का मेरा उससे कहिए टिकट भेजें, मैं कल वापस आ रहा हूँ। उन्होंने कहा अच्छा वापस मत आओ, लेकिन मैंने कहा सर मैं ग्राउंड पे जाऊंगा ही नहीं। लॉर्ड्स जहाँ पे मुझे अल्लाह ताला ने इतने, मुझे और पाकिस्तान, सबसे पहले पाकिस्तान को और मुझे इज्जत दी, वहाँ पे इन लोगों ने क्या असर करके रखा है। और जो पहले में आवाज़ें लगाया जा रहा था कि एक एक्शन ले लो, जो पहले थे उनके खिलाफ एक्शन ले लेंगे ज़िंदगी भर के लिए, इंडिया ने यही किया, ख़त्म हो गया। साउथ अफ्रीका ने ही किया, उनकी नेशनल लेवल से वो ख़त्म हो गई और मुझे हटाया। जो आप कह रहे हैं ना बार बार, थैंक यू वेरी मच आप लोगों के हमदर्दी का, असल में हम स्टैट्स पे बात कर रहे हैं, बिल्कुल स्टैट्स पे बात कर रहे हैं। हटाया क्यों गया अली? उसकी वजह ये थी कि ना ये सिफारिशी खिलाएगा, ना ये टीम में जुआ होने देगा। सुन ले नाजरीन, कि ना टीम में जुआ होने देगा, इसी के मैंने कहा पाकिस्तान की इज्जत को कोई ठेस नहीं पहुंचाएगा, तो इस वजह से ये रीज़न बना। लेकिन बहरहाल कमिंग बैक टू द पॉइंट, देखिए कोचेस जब आप लगाते हैं, कोच यहाँ से खेलता है। कोच, मुझे क्रिकेट, अगर मैं टेस्ट क्रिकेट में आ गया हूँ या महमूद आ गए हैं, आप आ गए हैं, मैं आपको क्रिकेट, हाँ हो सकता है चिट बिट्स बता दूँ कि देखो थोड़ा सा सर गिर रहा है, थोड़ा सा बैक टेढ़ा आ रहा है, इसको ठीक कर लो। अदरवाइज़ ये टफनेस चाहिए होती है, ये प्रिपरेशन चाहिए, गेम प्लान। मिसबा को मैं 3 गेम प्लान तैयार करके देता था कि ऑपोजिशन को सेटल नहीं होने देना। और मैं तौबा नाउज़ुबिल्ला बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं कोई जीनियस हूँ, जो मुझे थोड़ी बहुत मुझे समझ आई है, मैंने अपने माजिद खान से, ज़हीर अब्बास से, इन जैसे आसिफ इकबाल से, इन जैसे लोगों से जो मैंने चीज़ें सीखी कि किस तरह क्रिकेट खेली जाती है सही। और मुश्ताक मोहम्मद ख़ास तौर पर अ ग्रेट कैप्टन, वेरी इंटेलिजेंट कैप्टन, तो वो चीज़ मैंने लड़कों में ट्रांसफ़र की। डिसिप्लिन का मैंने क्या किया, मैं आपको सही बात बता रहा हूँ, इमरान ने डिसिप्लिन बड़ा अच्छा रखा हुआ था टीम में। वो डिसिप्लिन मैंने इंडक्ट किया कि जिसने पाकिस्तान के लिए अपनी जान नहीं मारी उसको मैं टीम से निकाल दूंगा। सो दिस वाज द रीज़न ऑफ सक्सेस। और कोचेस का जहाँ तक बात, मोहसिन भाई अब आपने बात करी दी है जुए की और उसकी फिक्सिंग की बात करी दी, आज का दिन भी ऐसा है कि हम ना चाहते हुए भी उसको ज़रूर हमें डिस्कस करना पड़ता है। 2011 के वर्ल्ड कप में भी आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ वाबस्ता थे, आई थिंक सो, शायद सिलेक्शन कमेटी में थे आप, चीफ सेलेक्टर थे ना जी। उस वक्त भी कहा गया जब पाकिस्तान मोहाली में हारा के ऐसे कुछ प्लेयर्स से लोग खेले इंडिया जाके जो मैच आया। देखिए बातें सुनने में बहुत आई उस वक्त, इसमें कोई शक नहीं है, और पाकिस्तान ये भी कहता है जीता हुआ मैच इस तरह से आ रहा है। लेकिन वो क्या बात है, अगर मैं वहाँ टीम के साथ होता तो मैं, यकीन कीजिए, मैं आपके ज़रिए अपनी पूरी आवाम को बताता, लेकिन मैं टीम के साथ नहीं था। देखिए यहाँ जो अपने चेयरमैन थे, उसमें एजाज बट चेयरमैन थे, मैंने कहा सर ये क्या हो रहा है, हम इस तरह के, हमें बहरहाल वो भी खामोश हो गए, खुश हो गए। लेकिन मैं इतना आपको बता दूं कि अगर मैं टीम के साथ होता, जैसे मैं जब कोच था तो मैंने कह दिया था कि ना सिफारशी खेलेगा, ना टीम में जुए का नाम तक आएगा, जिसके ऊपर आया प्रूव हुआ ऐसे बाहर टीम से। इसी के अली, मैं एक सीधी सी बात जानता हूँ, हम सब मुहिब वतन लोग यहाँ बैठे हुए हैं, यकीन कीजिए पाकिस्तान हमारी माँ है, अपनी माँ की बेइज्जती होते हुए मैं कभी भी नहीं देख सकता। तो मैं इस जज्बे से पाकिस्तान के लिए खेला, फिर मैं चीफ सेलेक्टर बना, अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी उसमें, इसी वजह से। उस वक्त भी ये मशहूर, एक सिफारशी लड़का टीम में नहीं था जब मैं था ना 15 में, और हमने 25 का एक बैकअप बनाया था। उसके हवाले से मैं बात और भी करूँगा, जैसे शाहीन शाह के आज सोचते थे अनफिट, इतनी देर में आपको एटलीस्ट 1 से 2 बॉलर तैयार कर लेने चाहिए थे उसके बैकअप के लिए, कि अगर शाहीन अनफिट होता, भला शाहीन जैसा ना हो 100%, लेकिन उसका 19-20 हो। नसीम शाह वेरी गुड बेचारा। फिर अब मैं इससे महमूदा की तरफ, जो आपकी बातें इतनी सारी होती है, बात से बात नहीं, उसी अजमल का बैकअप क्यों नहीं मिल सका था हमें, अगर आपने इतने बैकअप तैयार किए हुए थे? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और आप यकीन कीजिए, जब ये टूर एंड होने लगा था तो ज़का अशरफ साहब रिप्लेस कर गए थे एजाज बट साहब को। ज़का अशरफ साहब के साथ मेरी बहुत ज़बरदस्त
बस एक मीटिंग हुई थी कि पाकिस्तान आके मैंने कहा सर देखिए, मैं एक प्लेयर के ऊपर डिपेंड नहीं करूंगा, चाहे वो बैट्समैन हो, चाहे वो स्पिनर हो, चाहे फास्ट बॉलर, चाहे विकेट कीपर, मुझे रिप्लेसमेंट तैयार रखना है। तो ये हमने प्लान किया था और हमने लड़के भी देख लिए थे। आपको बता, हाँ 25 लड़कों में हमारे पास जो बैकअप था ना, मैं बड़ा बोल नहीं बोल रहा, तकरीबन अली हर प्लेयर का एक अगर 100% नहीं तो 99% एक रिप्लेसमेंट शायद ये चीज़ लोगों को पसंद नहीं होगी। वापस अभी एक छोटी इसी पे मैं बात करता हूँ, जो आपने बात की शाहीन शाह अफरीदी, आपका भाई फास्ट बॉलर आपने डेवलप किया, और आप जिस टीम के खिलाफ खेलने जा रहे हैं उनको पता है कि वो लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर के साथ उनको स्ट्रगल होती है। आपके एक ज़माने में वहाब रियाज, क्या नाम है, राहत, जुनैद, रुमान भी खेले हैं, रोमान, ये 4-5 आपके पास लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर। इरफान आपके पास फास्ट बॉलर थे। आप इंडिया का, आपको सीरीज याद है, वनडे सीरीज, आपके लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर लगाई थी इंडिया की दो मैचों के अंदर। आपके अगर पिछले मैचेस भी उठाएं तो आपके लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर मुश्किल कर रहे थे। अभी आपने कोई लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर, मीर हमजा बड़ी बड़ा प्रोडक्ट है अभी आपके पास, अगर आपने अभी हसन अली को वापस डाला है आपने, सर हसन अली बाहर हुआ था परफॉर्मेंस की वजह से कि परफॉर्म नहीं कर रहा, बाहर हुआ। अभी कौन सी क्रिकेट खेल के वो वापस, अगर वो अनफिट होता है तो जो बाहर बैठा हुआ है, जो वेट कर रहा है अपनी बारी का, आप उसको लेकर नहीं आ रहे। मीर हमजा को लेकर आना चाहिए था, क्योंकि आप प्लान करते हैं कि यार अगेंस्ट बैट हमारे टीम कौन सी है, वो किन चीज़ों पे हल्के हैं, मतलब वो किस बॉल को अच्छा नहीं खेलते, वो अंदर आती खब्बे की बॉल को मुश्किल होती है उनको। आपने डाला ही नहीं किसी को। आप अगर आप पिछले मैच भी उठा के देखें तो आपकी प्लानिंग क्या है? ठीक है, इसका मतलब है कि ये प्लानिंग का बहुत बड़ा फुकदान है आपके पास। हाँ, और एक महमूद की बात को सेकंड कर रहा हूँ, शाहीन शाह को हॉलैंड ले जाने की क्या जरूरत थी? अरे आप उसको रेस्ट कराते हो, उसकी ट्रीटमेंट कराते हो उसे फुली, बिकॉज एशिया कप, उसके बाद इंग्लैंड का टूर, इतनी चीजें आ रही हैं। ये चीजें होती छोटी छोटी बातें जो बहुत मैटर, बहुत छोटी छोटी बातें बहुत मैटर करती है। थैंक यू सो मच मोहसिन भाई हमारे साथ मौजूद थे। थैंक यू सो मच महमूद हामिद साहब हमारे साथ मौजूद थे। लॉर्ड्स की हमने बहुत सारी बातें की हैं, लेकिन ये डबल सेंचुरी जब हो रही थी ना तो उस वक्त बारिश हो गई थी और मोहसिन भाई तकरीबन को 1-1.5 घंटे से जायद जो है वो पैड बांध के अपनी बैटिंग का इंतजार करते रहे। उसके बाद जाके उन्होंने लॉर्ड्स की डबल सेंचुरी स्कोर की थी। बहुत सारी बातें जो मोहसिन खान साहब के साथ आप थ्रू आउट द टूर्नामेंट सुनते रहेंगे, महमूद हामिद साहब के साथ सुनते रहेंगे। कल हमें महमूद हामिद साहब और कबरजा एफी साहब ज्वाइन करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह कल रात 11:05 पर एक मरतबा फिर एशिया कप की स्पेशल ट्रांसमिशन में जी स्पोर्ट्स के साथ एक दफा फिर मुलाकात होगी। अली सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।